सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस। और ये कंडीशनल सेंटेंस हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही एक प्रकार के, ठीक है। तो हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जिक्र करेंगे और कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से शर्तें होती हैं। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें शर्त लगी हो, है ना। तो शर्त लगी हो, तो ये जो शर्त वाले सेंटेंस है ये क्लास 10th में तो 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है इस पर, जिसमें पूछता है क्या ना अधूरा वाक्य होता है उसे पूर्ण करने के लिए कहता है, ठीक है। और इंटर में भी ये स्टोरीज वगैरह में भी काम आते हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है। और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाना, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, अगर जो साथ ही साथ नोट बनाते हैं तो वो हेडिंग डाल लीजिए कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्य। तो ऐसे वाक्य पहले हम टाइप पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है वो है ऐसे वाक्य जिनमें शर्त पूर्ण होने की प्रबल संभावना होती है। शर्त पूर्ण होने की क्या है? प्रबल संभावना होती है। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज फ्यूचर टेंस में प्रतीत होते हैं। यानी उनमें देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लाउज है और सबऑर्डिनेट क्लाउज है, दोनों ही फ्यूचर टेंस में होंगे। जैसे देखो, यदि वह आएगा तो ये भी फ्यूचर में दिख रही है, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो यहाँ भी गागे आ रहा है और यहाँ भी गागे आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस में ही प्रतीत हो रही है। सबऑर्डिनेट क्लाउज ये है, ये जो दिख रही है यदि से स्टार्ट होने वाली सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और ये जो दिख रहा है पीछे ये है प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में प्रतीत होते हैं? फ्यूचर टेंस में प्रतीत हो रहे हैं। तो देखो है रहा हिंदी वाक्य में फ्यूचर टेंस में प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें भी देखिए, ये तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, देखो पढ़ोगे और पास हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही आओगे और पढ़ाऊंगा, आओगे और पढ़ाऊंगा, तो ये सब दिख रहे हैं तुम्हें जो कि किसमें? फ्यूचर टेंस में। ऐसे वाक्यों में यदि से प्रारंभ होने वाली उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सबऑर्डिनेट क्लास हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तथा प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। किस में बनाई जाती है? देखिए, तो यदि से प्रारंभ होने वाला किस में बनाएंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो यदि के लिए लेके आते हैं इफ, क्या लेके आते हैं? इफ। यदि वह आएगा, यदि वह आता, इसका मतलब है यदि वह आता, तो यह इफ ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर आना की कम, ठीक है। और ई एस लगा दो तो कम्स, इफ ही कम्स। अब तो के लिए हम कॉमा लगाते हैं, तो के लिए देन का प्रयोग नहीं करते हैं इफ वाले वाक्यों में। तो इफ ही कम आई, और आई के साथ क्या आएगा? फ्यूचर टेंस में शैल हेल्प हिम। तो क्या आ जाएगा? इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। नेक्स्ट है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर आप संरचना बनाना चाहते हो तो इसकी संरचना ये भी हो सकती है। देखो मैं यहाँ पर संरचना बना सकता हूँ कि इफ प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 या V1 प्लस एस या ES और प्लस जो भी होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्लस दूसरा सब्जेक्ट इस वाले वाक्य का कॉमा लगा करके, ठीक है। या यहाँ पर मैं कॉमा लगा करके ये आ गया, तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा और प्लस बिल या सेल होगा और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी संरचना भी हो सकती है कि यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। देखो इफ और ही कम्स, तो B1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो B1 प्लस एस या इसका प्रयोग किया,
उसके बाद मैं उसकी सहायता करूंगा। तो देखो मैं सब्जेक्ट दूसरा है आई, और फिर आई के साथ सेल आता है और हेल्प हिम, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कुल मिलाकर के ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की संरचना पीछे है, और इफ से स्टार्ट होने वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव की संरचना है। तो ये वाक्य समझ में आया। अगला है यदि तुम पढ़ोगे, तो इसको भी बनाइए। देखो इफ, फिर सब्जेक्ट क्या है यू। अब पढ़ोगे तो इसके साथ बी वन आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो पढ़ना की रीड, ये स्टडी भी लगा सकते हो। तो इफ यू रीड, तो के लिए कॉमा लगा दिए, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यू विल, क्योंकि यू के साथ में क्या आता है विल, और बी1 पास, यू विल पास। तो इफ यू रीड यू विल पास, इफ यू रीड यू विल पास। नेक्स्ट है तो अब देखें इसे, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, है ना। तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यहां पर है यदि, ठीक है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यू इफ यू, उसके बाद में यू के साथ क्या आएगी बी1, तो आना की क्या है कम्स, कम है, ठीक है। यू कम टू मी, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो टीच आई शैल टीच यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। तो देखो हमने क्या किया कि पहले इफ लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी वन क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू मी, मेरे पास आओगे। दूसरे में कहा सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट आई लगा दिया, और फिल या सेल, तो आई के साथ सेल आता है, और फिर कह रहा बी1, तो पढ़ाना की टीच होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको पहले लगा दिया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश लगा दिया। तो इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये वो वाक्य थे जिनमें दोनों में क्लाउज क्या आती है गा गी गे। दोनों में अगर गा गी गे मिले तो हम फ्यूचर टेंस में प्रतीत हो, तो पहला वाक्य किसमें, इफ से प्रारंभ होने वाला वाक्य बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और बाद वाला जो वाक्य उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और यहाँ पर शर्त पूर्ण होने की प्रबल संभावना होती है। कैसी होती है, शर्त पूर्ण होने की प्रबल संभावना। यदि सेंटेंस में शर्त पूर्ण होने की प्रबल संभावना होगी, ठीक है, तो वहां पर पहला सेंटेंस इफ से प्रारंभ होने वाला किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा सेंटेंस होगा उसे किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब दूसरे प्रकार के देखें, दूसरे प्रकार के ये हैं ऐसे वाक्य जिनमें शर्त पूर्ण होने की, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त पूर्ण होने की बहुत कम संभावना होती है। कह रहा है बहुत कम संभावना होती है शर्त पूर्ण होने की। तो ऐसे वाक्यों में यदि से प्रारंभ होने वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तथा प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य फ्यूचर टेंस में प्रतीत होता है, ठीक है, और उसमें वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वैसे भी एक नियम पढ़ा होगा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में, तो वो भी किस में होगी, पास्ट में। तो इसलिए वुड और शुड का भी प्रयोग हम इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, यदि मैं आगरा गया तो मैं ताजमहल देखूंगा। अगर इसके लिए तुम संरचना लिखना चाहते तो इफ और प्लस सब्जेक्ट और प्लस बी1 और प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा वाक्य कैसे बनाएंगे तुम, कॉमा लगा करके, कि सब्जेक्ट और प्लस वुड या शुड और प्लस बी1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस संरचना के अनुसार हम बना लेंगे किसको, इन वाक्यों को।
तो संरचना अनुसार देखें, यदि मैं आगरा गया तो मैं ताजमहल देखूंगा। अब देखो यहाँ पर इफ है तो इफ से इफ प्रारंभ करने वाला इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आई ले आया, आई के साथ में वेंट टू आगरा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा गया, तो कॉमा लगा दिए, तो मैं ताजमहल देखूंगा, है ना। तो आई दूसरा सब्जेक्ट, आई के साथ में क्या आएगा, शुड, आई शुड सी द ताजमहल, द ताजमहल। तो यहां पर क्या कह रहा है, आई शुड सी द ताजमहल। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट है और शुड है, उसके साथ B1 और फिर ताजमहल जो ऑब्जेक्ट है। यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह पास हो जाएगा, यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह पास हो जाएगा। तो इफ बना लीजिए, इफ सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, कॉमा लगा दी, तो ही और ही के साथ क्या आएगा, वुड पास, ही वुड पास। तो इनकी पहचान कैसे करें, तो इसमें प्रबल संभावना नहीं होती है, इसमें बहुत कम संभावना होती है। जैसे कि वो दो, यदि मैं आगरा गया, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देख लूंगा, ये तो पूरी प्रबल हो गई। अगर मैं यदि मैं आगरा गया, तो इसका मतलब मैं आगरा गया तब है ना, हो सकता है नहीं भी जाऊं, ठीक है, तब हम, तो मैं ताजमहल देखूंगा। ऐसे यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह पास हो जाएगा, संभावना बहुत कम है, यानी प्रबल नहीं है। प्रबल संभावना होगी तो दोनों में गागी होगी। इसमें क्या होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में दिखेगा और दूसरा फ्यूचर में, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे और दूसरे को फ्यूचर के साथ, फ्यूचर टेंस में प्रतीत होगा, लेकिन वुड और शुड कर देंगे उसकी जगह, क्योंकि विल और शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड और शुड होता है, इसलिए यहाँ पर वुड और शुड का यूज कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं, और एक और टाइप है कि ऐसे वाक्य जिनमें समय बीत गया हो लेकिन शर्त पूर्ण ना हुई हो, ऐसे वाक्य में। अब यहाँ पर समय तो चला गया, भाई समय व्यतीत हो गया लेकिन शर्त पूरी ही नहीं हुई हो, तो पहली कंडीशन थी कि प्रबल संभावना हो शर्त पूर्ण होने की, और दूसरे में शर्त की बहुत कम संभावना, और तीसरा प्रकार है जिसमें शर्त पूर्ण ही नहीं हुई हो और समय व्यतीत हो गया हो। तो ऐसे वाक्यों में यदि से प्रारंभ होने वाला वाक्य, उपवाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तथा प्रधान उपवाक्य वुड हैव और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आप संरचना लिखना चाहते हो तो इसकी संरचना ये होगी कि इफ, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट और प्लस हेड और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कॉमा लगा दीजिए। दूसरा वाक्य का सब्जेक्ट होगा और प्लस वुड, वुड वुड और शुड और प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसकी संरचना होगी, सॉरी हैव और गया, जगह कम पड़ गई इसलिए प्लस हैव, और हैव आएगा तो B3 का प्रयोग होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये संरचना हो जाएगी इसकी। अब देखो इस संरचना के आधार पर हम बनाते हैं, जैसे देखो यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह उत्तीर्ण हो गया होता, अर्थात वह फेल हो गया है, यानी शर्त पूर्ण हो गई और शर्त, लेकिन शर्त पूर्ण ना हुई, है ना, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया और वो फेल हो गया। तो ऐसे वाक्य जिनमें समय बीत गया हो या व्यतीत हो गया हो लेकिन शर्त पूरी नहीं हुई हो, तो उन्हें पहले सेंटेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे को वुड हैव और शुड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो देखो यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, यानी
किया होता तो इसका मतलब उसने किया ही नहीं, ठीक है, और वह उत्तीर्ण हो गया होता तो वह उत्तीर्ण, इसका मतलब वो फेल हो गया, सीधी बात है। तो देखो इफ ही और हैड वर्क क्रिया की थर्ड फॉर्म हार्ड, देखो कह रहा है इफ और सब्जेक्ट और प्लस हेड ले आए और क्रिया की B3 ले आए, ठीक है, वर्क हार्ड, तो अब कॉमा लगा दिया, दूसरा सब्जेक्ट है ही, ठीक है, तो वह पास हो गया होता, तो ही के साथ में वुड आएगा, अगर आई और बी आता तो उसके साथ में शुड आता, ही वुड हैव, और अगर हैव आया है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म पास्ट फास्ट। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड और ही वुड हैव फास्ट, ऐसे ही देखो दूसरा, यदि राम वन ना गए होते तो दशरथ ना मरे होते, है ना, तो राम वन चले गए, ठीक है, उसके बाद दशरथ मर गए, है ना, तो राम तो वन चले ही गए, शर्त पूर्ण हुई नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि समय व्यतीत हो गया। देखें तो यदि से प्रारंभ होगा, यदि के लिए इफ राम और हैड गॉन, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, गॉन टू फॉरेस्ट, तो इफ राम हैड गॉन टू फॉरेस्ट, कॉमा लगा दिए, तो दशरथ ना मरे होते, तो दशरथ ना मरे होते हैं, हैड नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ, ठीक है, हैड नॉट क्योंकि निगेटिव है, इफ राम हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट, तो दशरथ वुड नॉट हैव डाइड, तो दशरथ ना मरे होते, है ना, तो इफ राम हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट दशरथ वुड नॉट हैव डाइड, यदि राम वन ना गए होते तो दशरथ ना मरे होते, तो यहाँ पर शर्त समय व्यतीत हो गया, राम वन भी चले गए, इसलिए दशरथ की मृत्यु हुई और शर्त पूर्ण भी नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बैल ने घड़ा न लुढ़काया होता तो गफूर ने उसे मारा नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर इसे थोड़ा ऊपर कर लें, अब देखो यहां बन जाएगा इफ बैल, तो इफ के लेंगे इफ द ऑक्स, ठीक है, इफ द ऑक्स, या बुल भी लगा सकती है, सांड या बैल, घड़ा ना लुढ़काया होता, अब ये सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ में हेड आएगा और हेड के साथ नॉट, और लुढ़काना की क्या होती है, टम्बल, टम्बल्ड, if the ox had not tumbled the pitcher, P-I-C-T-H-E-R, पिक्चर, तो इफ द ऑक्स हैड नॉट टम्बल्ड द पिक्चर, यानी घड़ा ना लुढ़काया होता तो गफूर ने बैल को ना मारा होता, है ना, तो के लिए हम क्या ले आए, सही, इफ द ऑक्स हैड नॉट टम्बल्ड द पिक्चर, तो बैल, गफूर ने बैल को नहीं मारा था, तो गफूर, ठीक है, गफूर, और गफूर के साथ आएगा वुड नॉट, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव और डाइड, किल लगा दो, किल, किल्ड द बैल, के लिए ऑक्स लगा सकते हैं, तो इफ द ऑक्स हैड नॉट टम्बल्ड द पिक्चर और गफूर
वुड नॉट हैव किल्ड द ऑक्स। तो इस तरह से ये शर्त ऐसी थी, ऐसे वाक्य थे जिनमें शर्त क्या हो गई हो, समय व्यतीत हो गया हो और शर्त पूर्ण ना हुई हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और वाक्य है, दो वाक्य। यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता, आगरा गया ही नहीं, समय व्यतीत हो गया और ताजमहल भी ना देख पाया। तो आई हैड इफ आई हैड गॉन टू आगरा। ठीक है, तो पहला जो इफ से प्रारंभ है वो हैड, उसके साथ भी थी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ताजमहल ना देखा होता। तो आई वुड, वुड नहीं आएगा, आई के साथ आएगा शुड, शुड आई शुड सी द ताजमहल। तो इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई शुड सी द ताजमहल, आई शुड सी द ताजमहल। ठीक है, तो वुड या शुड। अब यहाँ पर जैसे भी सेंटेंस के अनुसार मे माइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जरूरी नहीं कि वुड या शुड का यूज करेंगे। ठीक है, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। अगला है, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते, है ना। तो इफ और यू हैड रीड, इफ यू हैड रीड, यदि तुम पढ़े होते, है ना, तो यू वुड हैव अ पास्ट, पास्ट। हाँ भाई, यहाँ भी सुधार कर लेना, यहाँ वुड हैव और रह गया है। वुड हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, इसमें तो हो गया है नॉट हैव सही। तो इफ यू हैड रीड यू वुड हैव पास्ट। अब है अगले सेंटेंस, यदि, जब यदि या अगर वाले वाक्य में वाक्य से ऐसी शर्त का बोध होता हो जिसकी पूर्ति की संभावना नहीं है, या दूसरे उपवाक्य में से ऐसे परिणाम का बोध होता हो, तो ऐसे वाक्यों में ही, आई ही सी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ऐसी शर्त लगी है जो पूर्ण हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे मैं कहूं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी को 50-50 हजार रुपये बांटता या और कुछ भी करता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो ज्यादा कुछ सोच रहा है, यानी काल्पनिक बातें कर रहा है, हवा में बड़ी बड़ी बातें फेंकना। तो इस तरह की बातें फेंकने पर सब्जेक्ट ही सी इट या कुछ भी हो उसके साथ में वर का यूज होता है। तो यहाँ पर देखें सेंटेंस, इफ से प्रारंभ होने वाला इफ आई और वर, क्योंकि काल्पनिक बातें कर रहा है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो आई और आई के साथ वुड का होगा, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। यदि मैं राजा होता, अब देखो यहां कह रहा है यदि मैं राजा होता तो तुम्हें मैं रानी बनाता। ठीक है, तो इफ और आई और वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, तो क्या करता आई, ठीक है, आई वुड मेक यू माई क्वीन, माई क्वीन, तो मैं तुम्हें रानी बनाता। ठीक है, इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बनाता। तो ये थे सेंटेंस। इस तरह के और भी वाक्य हो सकते हैं कि यदि मैं तुम्हारा बॉस होता तो मैं यहां से तुम्हें निकाल देता। तो हवा में लंबी लंबी बातें फेंकना, तो उसके लिए ही सीट के साथ में क्या करते हैं, हम वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो।
सही चल रही है वीडियो, देखें भाई आगे है। और भी ये शर्त वाले, यदि जब यदि या अगर से शर्त के साथ यह भी बोध होता है कि संभावना के प्रति सावधानी रखनी है। क्या रखनी है? सावधानी। तो ऐसे वाक्य में साधारणतः प्रधान वाक्य पहले आता है। प्रधान जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो पहले आता है, यानी यदि वाला वाक्य है बाद में बनाते हैं, और पहले क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज। और तथा इफ या इन केस से प्रारंभ होने वाले आश्रित वाक्य बाद में बनाए जाते हैं। जैसे देखो, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम दवा ले लेना। अब इम्परेटिव सेंटेंस की तरह आ रहा है, दवा ले लेना। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सावधानी बरती जा रही है संभावना के प्रति। तो यदि तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम दवा ले लेना। तो यदि से प्रारंभ होने वाला वाक्य हम कहाँ बनाएंगे? बाद में। पहले कौन सा बनाएंगे? दवा ले लेना। तो इम्परेटिव सेंटेंस है टेक दिस मेडिसन। तो टेक दिस मेडिसिन यानी यह दवा ले लेना, कॉमा लगा दिया। यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो इन केस लगाते हैं ऐसे स्थिति में, यानी इन केस, या इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक दिस मेडिसिन इन केस, टेक दिस मेडिसिन इन केस बीमार पड़ जाओ। यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य को तो आप मालूम है किस में बनाते हैं? इंडेफिनिट में। तो इसको इंडेफिनिट बना दीजिए, यू फॉल इन इल। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर टेंस में ही बना देंगे। ये इंपरेटिव है। इंपरेटिव सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो एक प्रकार के तुम्हारे इंडेफिनिट टेंस की तरह ही काम करते हैं। यदि वर्षा हो तो तुम छाता ले लेना, है ना। यदि वर्षा हो तो तुम छाता ले लेना, इसे तुम बनाइए भाई। आ रहा है समझो? किसको बनाएंगे? इसको। टेक अन अम्ब्रेला, UMBRE, अम्ब्रेला। टेक अन अम्ब्रेला, कॉमा लगा दीजिए। और इन केस इफ की जगह पर ऐसी कंडीशन में इन केस का यूज अच्छा माना जाता। तो टेक एन अम्ब्रेला इन केस मतलब वर्षा हो। किस केस में? तो इट रेन्स, वर्षा हो उस केस में आप क्या ले लेंगे? छाता। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है, पहला इंपरेटिव सेंटेंस बनाया। ठीक है। अगला है, इस प्रकार के वाक्यों में इफ की अपेक्षा इन केस का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, इन केस लिया है दोनों में। आगे है, जब यदि या अगर के शर्त वाले उपवाक्य के साथ नहीं आता है तो दूसरे वाक्य में भाग में भी नहीं आता है। दूसरे वाक्य के भाग में भी नहीं आता है तो ऐसे वाक्य अनलेस से प्रारंभ होते हैं और आश्रित उपवाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, दोनों में नहीं आ रहा है, तो तुम पास नहीं हो सकते, तो तुम पास नहीं हो सकते। तो यहां पर यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य को अनलेस से बनाएंगे। किससे? अनलेस यू वर्क हार्ड। अब नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? नेगेटिव क्योंकि अनलेस आ रहा है, तो अनलेस में हम क्या करते हैं? नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं। अनलेस यू वर्कड नहीं, फ्यूचर में है। अनलेस यू वर्क हार्ड। अगला है, तो तुम पास नहीं हो सकते, तो यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट, ऐसे वाक्य में यदि के स्थान पर जब तक तथा तो के स्थान पर तब तक का भी प्रयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। जैसे कहना, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, जब तक तुम मेरे पास आओगे नहीं तब तक मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। इस तरह के भी वाक्य आएंगे तो जब तक और तब तक का भी यूज कर सकते हैं। जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे नहीं तब तक ट्रेन में बैठोगे नहीं, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस है हम वो यूज कर सकते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, शर्त है ये। नेक्स्ट है,
कि वर्तमान काल, और ये लास्ट है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की शर्त प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इफ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो तो आराम करो, है ना, तो आराम करो, तो आराम करो, रेस्ट, सीधे भी लगा सकते हो। ये क्या है तुम्हारा, या टेक रेस्ट भी लगा सकते हो, आराम करना, क्या लगा सकते हैं, टेक रेस्ट। तो इस तरह से ये थे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस नहीं, ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में जितने भी प्रकार की शर्त थी मैंने वहां पर जिक्र कर दिया, और कुछ विशेष प्रकार की भी शर्त होती हैं जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस की जो शर्तें थी मैंने ज्यादा से ज्यादा शर्तों को कवर कर दिया है, और भी बहुत प्रकार की शर्तें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लेवल से 12th तक बहुत ही काफी है, और कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड था। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर हाई स्कूल क्लास के जो भी सब्जेक्ट है वो 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इंग्लिश, मैथ और साइंस है। ऐसे ही 12th के जो सब्जेक्ट हैं तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इनकी तैयारी जबरदस्त कराई जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़ते रहिए, ठीक है। चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।